हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और स्टडी आईक्यू का एक महासंग्राम सीरीज चल रहा है जिसके द्वारा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है और इसके अलावा मैराथन क्लासेस चलाई जा रही है। मतलब सब कुछ करवाया जा रहा है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिवीजन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें और निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट आपकी तैयारी पर नहीं आए। आपकी इस तैयारी को और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि अभी जितना भी समय है तो यूनिट 1 के हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है किसी भी टॉपिक से, तो हर टॉपिक के 8 से 10 क्वेश्चन में एक छोटे से वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। एक नजर आपको मारनी है, ये आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स में बनने वाले प्रश्नों में। इसमें यूनिट 1 का सभी कुछ कवर कर लूंगा, चाहे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसी सीक्वेंस की शुरुआत कर रहा हूं आज के इस वीडियो से। तो इसको हमने नाम दिया है, ये हमारा है टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। इसको नाम दिया हिस्ट्री रैपिड फायर। ठीक है, आज हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एमसीक्यू और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न या हर टॉपिक के 10 से 15 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारा एक बहुत ही शानदार नया बैच स्टार्ट हुआ है, आरंभ 21। आरंभ स्टडी आईक्यू की सबसे सफल सीरीज है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन सीरीज चल रही है। इसके अलावा हमारे पोर्टल पर प्रीलिम्स के लिए टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच है, लक्ष्य टेस्ट सीरीज है और सब कुछ है। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के लिए सृजन 3.0 इंग्लिश मीडियम बैच भी है। तो ये बैच है गोल्ड का, इसमें प्लान आपका है 11,999 रुपए का और जो प्लेटिनम का है वो है 18,999 रुपए का। आप मेरा कोड यूज करेंगे हरी लाइव, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जिसके माध्यम से आप इन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ये बैच कल शाम से ही शुरू हुआ है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अब साथियों कुछ प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो इसमें प्रश्नों की संख्या या तो बढ़ा दूंगा या और भी बेहतर कर लूंगा जिससे कि आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिले। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेनरी का प्रमाण किस स्थल से मिला है, यानी एविडेंस ऑफ अ ग्रेनरी हैज बीन फाउंड एट। अब देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में वो जो ऑप्शन है जो हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले आता है वो इसमें नहीं है। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट को बारीकी से नहीं पता तो इसमें वो फंस भी सकते हैं, या फिर ज्यादातर को पता रहता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, फिर दोनों चीजें डिस्कस कर देता हूं। देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा हड़प्पा। अब आप पूछेंगे क्यों होगा, तो इसका कारण है कि हड़प्पा से 6x6 के टोटल 12 रूम्स मिले हैं। क्या मिले हैं? 12 रूम्स मिले हैं, यानी 12 कमरे मिले हैं और इन 12 कमरों में मिली है ग्रेनरी। क्या मिली है? ग्रेनरी, यानी अन्नागार मिला है। तो हड़प्पा से भी 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है जबकि अगर कोई ये पूछे ग्रेट ग्रेनरी, यानी जो बृहद अन्नागार है, विशाल अन्नागार या बृहद अन्नागार जिसे बोलते हैं, विशाल अन्नागार, तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। तो इन दोनों प्रश्नों में कुछ कंफ्यूजन होता है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है जिसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, ये 45x15 कुछ का है। मैं एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा कुछ है, ये पॉइंट पॉइंट में है। तो ये इतना बड़ा है, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। जबकि अगर ग्रेनरी का ऑप्शन पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि लोथल, बनवाली और धोलावीरा ये इसके ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर सकता। तो ये ग्रेनरी वाला क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये आपका हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए उन्होंने सीधा पूछ लिया है कि पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो भारत के जितने भी वनडे एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम है, सभी में पूछा जाता है। तो अब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको पता चली जाएगा। ऑप्शन में हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है और राखीगढ़ी है। तो इसका आंसर है लोथल। देखिए लोथल के बारे में आप सबको पता है कि लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, याद रखिएगा, पोर्ट सिटी था। और ये जो है
कहां पर है? तो इसके बारे में हमको पता है कि ये भारत के गुजरात में है, और ये गुजरात के अलावा दूसरी चीज है कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज की थी R.S. राव, यानी श्री रंगनाथ राव द्वारा इसे खोजा गया था। इसे अगर हम याद रखें तो इसे लघु हड़प्पा यानी छोटा क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा, या इसे कहते हैं लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बराबर यही ऐसा स्थल था। तो इसकी नदी इंपॉर्टेंट है भोगवा, खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है SR राव यानी श्री रंगनाथ राव। इसके अलावा इसे पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसमें 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक, जिसे हम पोर्ट सिटी कह रहे हैं, इसे व्यापारिक नगर भी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए किस स्थल को व्यापारिक नगर कहते हैं या किस स्थल को औद्योगिक नगर कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सिटी कह लो, ट्रेड सिटी कह लो, तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं, वो लोथल है। इसके अलावा यहां से जो है लोथल से याद रखना, यहां से चावल का साक्ष्य मिला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चावल यानी राइस का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहां से 3 युग्मित समाधियां मिली, यानी युगल आदमी औरत का जोड़ा जो है वो एक साथ मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, हाथी दांत का क्या मिला है? स्केल मिला है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चावल, पोर्ट सिटी और 3 युग्मित समाधियां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। कहां से मिले हैं? याद रखिएगा वो है हमारा लोथल, जो कि भारत के गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसे कभी कभी इसे पत्तन नगर हिंदी में पूछ लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पत्तन नगर या इसे गोदीवाड़ा नगर भी कहा जाता है। तो किस स्थल को गोदीवाड़ा नगर या इसे बंदरगाह नगर कहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के कुछ और ऐसे स्थल थे जो बंदरगाह थे, जिसमें अगर आपने नाम सुना होगा तो एक सुरकोतला है, सुरकोतला। इसके अलावा आपने सुना होगा तो सुत्काको भी है, आपने नाम सुना होगा, जो हमारे बलूचिस्तान वाले तट पर स्थित है। लेकिन पोर्ट सिटी में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल, गुजरात, भोगवा नदी, खोजकर्ता SR राव, 1954, ठीक है। तो ये एग्जाम में आने लायक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट। नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति हमें कहां से मिली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो प्रश्न हमको देखना है कि PYQ के लिए बहुत अच्छा है, प्रीलिम्स में आ सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, हमें एक नृत्य करती कांसे की नारी की मूर्ति मिली है, जिसे हिस्टोरियन ने नाम दिया है डांसिंग गर्ल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो डांसिंग गर्ल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड मेरी तरफ से याद रखिएगा वो है कांस, यानी ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, कांसे की एक मूर्ति है। इसकी जो हाइट है या लेंथ हम बोल सकते हैं वो 10x10 बोल सकते हैं। इस लड़की का एक हाथ जो है राइट हैंड अपनी हिप पर है ऐसे, और इसका पैर फोल्ड किया हुआ है जो एक डांस की मुद्रा में है। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये जो स्टैचू है इसके केवल गले में एक आभूषण है, इसके अलावा इसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। तो इसे नाम दिया गया है डांसिंग गर्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कुछ लोग इसे नटराज की मूर्ति कह के भी बता देते हैं। आपको याद रखना है ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बार बार मैं कह रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है वो है कांसा धातु का प्रयोग, यानी ब्रॉन्ज मेटल का प्रयोग। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर प्लस जो टिन होता है, यानी तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसा धातु बनाई जाती है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा धातु का प्रयोग करते थे, जो उनकी एक विशेषता है। अब सवाल ये उठता है कि मान के चलिए आप पढ़ के जाएं कि डांसिंग गर्ल कहां मिली है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए डांसिंग बॉय, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो आप इससे कहना कि हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि डांसिंग गर्ल जो है वो हड़प्पा से मिला है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए नृत्य करता हुआ एक लड़का पत्थर का बना हुआ है, लेकिन पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई हमसे। तो डांसिंग बॉय पूछा जाए तो हड़प्पा,
डांसिंग गर्ल पूछी जाए तो मोहनजोदाड़ो, ये याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है वो मैं एक बार बता देता हूं, जिससे कि एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। मोहनजोदाड़ो से ही मिली है हमें पशुपतिनाथ की मोहर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली है? पशुपतिनाथ की मोहर का जो साक्ष्य मिला है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा हमें मिला है बृहद स्नानागार, अभी हमने अन्नागार भी देखा था, अब मिला है स्नानागार। इसके अलावा हमको क्या मिला है याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए नंदी बैल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो नंदी बैल का साक्ष्य भी हमको यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिला है, मतलब मैं तो आपको जस्ट याद दिला रहा हूं। सभा भवन का साक्ष्य मिला है, सभा भवन, तो सभा भवन का साक्ष्य कहां से मिला है? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का नाम है, 1922 में इसकी खोज की गई थी और आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि हमारा है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या डेड ऑफ माउंट इसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला या डेड ऑफ माउंट किसे कहते हैं याद रखेगा, तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो। तो पशुपतिनाथ की मोहर मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक डांसिंग बॉय याद रखना, ये हड़प्पा है, डांसिंग गर्ल यहां से मिला है। बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये सारी चीजें हमें यहां से मिली हैं, दैट इज मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां से हमें एक सड़क भी मिली है बहुत बड़ी, उस सड़क को हमने नाम दिया राजपथ। तो राजपथ नामक सड़क का साक्ष्य भी हमको यहीं से मिला है। ठीक है, सड़क का साक्ष्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए महान स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां पाया गया है, यानी द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच साइट। तो अभी अभी इसका आंसर मैंने बता दिया है, इसलिए हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। लेकिन क्योंकि हम इसका आंसर जान चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, ये बना कैसे था और इसे किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय मैं खराब करूं। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से बना है, कुछ इस तरह तेरी पलकें। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से क्या बनी है? सीढ़ियां बनी है, यानी ऊपर से भी आ सकते हैं आप और नीचे से भी आ सकते हैं। ये है हमारा उत्तर और नीचे है हमारा है दक्षिण। तो ये मैं आपको ग्रेट बात का एग्जांपल दे रहा हूं। इसकी जो गहराई है बच्चों वो याद रखना है, मैं इसकी लेंथ लिख देता हूं जो कि है आपकी 11.88 मीटर। ठीक है, इसकी जो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है वो है 7.01 मीटर और इसकी जो हाइट यानी गहराई बोल सकते हैं वो है 2.43 मीटर। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी जो गहराई है वो 2.43 मीटर थी। इसे भरने के लिए पास में एक कुआं बना था और जब इसमें हजारों लोग नहा लेते थे, उसकी पानी को निकालने के लिए एक नाली बनी थी जिससे गंदा पानी बाहर आ जाता था। उत्तर और दक्षिण से इसमें एंट्री थी, ये सीढ़ियां बनी हैं, ये बीच में कुंड है जहां लोग नहाते थे। इसके चारों ओर एक और चीज थी कि इसके चारों ओर इस तरीके के रूम बने थे, जिन्हें कुछ लोगों ने चेंजिंग रूम नाम दिया है और कुछ लोगों ने इन्हें नाम दिया है पुरोहित आवास। तो ये चेंजिंग रूम हम बोल सकते हैं। और इसे जो है, इसे जो हमारे सॉरी जेल मार्शल थे, उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, कि उस समय की दुनिया का एक क्या था, ये आश्चर्यजनक निर्माण था। तो कुंड की गहराई 2.43 मीटर है। कहां से मिला है याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो से मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। और याद रखिएगा ये यहां पर जल पूजा का साक्ष्य माना जाता है, यानी संभवतः जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो लोग यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर स्नान करते होंगे। इस कुएं के माध्यम से इसमें पानी भरा जाता था और जब गंदा हो जाता था तो इसका पानी निकाल दिया जाता था। ये व्यवस्था थी, ये चेंजिंग रूम भी बने थे, ये सारी चीजें थी। अगला प्रश्न है, हल से जोती हुई खेत का प्रमाण कहां मिला है, यानी एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड इसको बोल सकते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, जुते हुए सॉरी पहले तो आंसर देख लें हम। जुते हुए खेत का साक्ष्य, सीधा आंसर है कालीबंगा। देखिए, जो कालीबंगा है, यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जिसे हम, जब खेत जुता होता है तो उसमें हल के निशान बने होते हैं।
इसीलिए कभी पूछा जाए हल्के निशान का साक्ष्य कहां मिला है, तो याद रखिएगा वो है कालीबंगा। कालीबंगा बहुत ही फेमस है। इसके अलावा कालीबंगा से हमको ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कालीबंगा से हमको भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। तो भूकंप का साक्ष्य कहां मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा अगर आपको याद हो कालीबंगा, तो यहां से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहां मिला है, कालीबंगा। ठीक है, लेकिन जब हम जुते हुए खेत की बात करते हैं तो इसी में हम दोबारा चलते हैं। जो जुता हुआ खेत है इसमें हमको दो फसलें एक साथ मिली और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चना एवं सरसों। चना एवं सरसों का साक्ष्य, चना एवं सरसों का साक्ष्य मिला है। यानी कभी एग्जाम में पूछा जाए दो फसलों को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य कहां मिला है, तो दो फसलों को बोए जाने का साक्ष्य, दो फसलों को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य कहां मिला है, तो वो है कालीबंगा। ऊंट की हड्डियां यहां से मिली हैं। इसके अलावा यहां का एक और इंपॉर्टेंट एविडेंस और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां से हमको जो है शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। एक खोपड़ी मिली है लड़के की, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य का मतलब है ऑपरेशन की साक्ष्य। छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली है बच्चों, मतलब एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है, छेद है, तो इसे माना गया है शल्य चिकित्सा का साक्ष्य। ठीक है, तो कालीबंगा कहां है, कालीबंगा नंबर 1 याद रखिएगा राजस्थान में है। कालीबंगा के जो खोज करता है उनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। हालांकि इनका उत्खनन और खोजकर्ता अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। इसके जो उत्खनन करता है उसमें बीबी लाल का नाम, बीबी लाल और बीबी थापर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में याद रखिएगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है, घग्गर। और कालीबंगा का मतलब होता है पहना दे मुझे हरे हरे या काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां किस शहर का स्थल है, याद रखिएगा, तो वो है कालीबंगा, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी, ये सारे प्रमाण हैं। जुते हुए खेत में दो फसलें थी, चना एवं सरसों, याद रखिएगा। चना एवं सरसों रबी की फसल है या खरीफ, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी आप बता सकते हैं। तो ये है हमारा कालीबंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आ सकता है, चाहे शल्य चिकित्सा हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ऊंट की हड्डियां हो, चाहे हल्के निशान। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां से जो मैं आपको बता देता हूं, जब इतना बताया है कि अगर कभी पूछा जाए अलंकृत ईंटें, या हम बोल सकते हैं सजावटी ईंटों का प्रयोग किस स्थल में हुआ है, तो सजावटी ईंटों का प्रयोग भी यहीं पर हुआ है। इसके अलावा यहां से, यहां के प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं और यहां से एक युग्मित समाधि मिली है। जैसे हमें लोथल से 3 युग्मित समाधि मिली, यहां से एक युग्मित समाधि मिली है। यानी एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें आदमी और औरत दोनों दफनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। यानी which one of the following animals was not represented in the seals and terracotta artifacts found in the Harappan culture। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है वहां की सील्स, और उन सील्स पर किस एनिमल का निरूपण नहीं हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा पशु, ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी राइनोसोरस और ऑप्शन डी है टाइगर्स। द राइट आंसर इज काऊ। ठीक है, इसको सरल करते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सील्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम मोहर कहते हैं। मोहरों के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, सभी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो कहां से मिली हैं। तो याद रखिएगा पहला प्रश्न अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, तो वो है मोहनजोदाड़ो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की कैपिटल है। लगभग पूरी 2500 मोहरों में से 1200 से अधिक मोहरें यहां से मिली हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये ज्यादातर मोहरें किसकी बनी थी, तो उसके लिए खनिज है जिसे बोलते हैं सेल खड़ी या इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट। तो बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी, सेल खड़ी की बनी थी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसका है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक चित्र जिस एनिमल का मिलता है, सर्वाधिक चित्र वो है एक श्रृंगी पशु। कौन है, एक श्रृंगी पशु, जिसे राइनोसोरस भी कहते हैं। एक श्रृंगी पशु ऑप्शन में मिलेगा या राइनोसोरस मिलेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहां की मोहरों पर, मैं फिर से रिपीट करता हूं,
यहां की मोहरों पर एक तो हो गया सर्वाधिक चित्र किस पशु का मिला है, एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाला या गेंडा ऑप्शन में होगा या ये होगा। अब आता है कौन कौन से एनिमल्स नहीं है, तो याद रखिएगा काऊ, हॉर्स, ठीक है, एलिफेंट और कैमल। आई रिपीट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन कौन से एनिमल नहीं मिले हैं, बस इन चारों को आपको याद रखना है जो नहीं मिले हैं। अब आपके मन में एक सवाल है, सॉरी एलिफेंट गलत लिख दिया, माफी चाहता हूं, ऊंट है, हॉर्स है और घोड़ा है और एक और रह गया हमारा, कुछ भूल रहा हूं क्या मैं, शेर यानी लॉयन, माफी चाहता हूं, ठीक है। तो 4 पशुओं का चित्रण बिल्कुल नहीं हुआ है, 4 पशुओं का चित्रण नहीं है, 4 पशुओं का चित्र नहीं मिला है, बाकी सब मिले हैं। 4 पशु कौन कौन से, एक है गाय यानी काऊ मतलब गाय, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है जिसे हम बोलते हैं शेर और चौथा है जिसे हम बोलते हैं ऊंट। अब ऑप्शन देखते हैं क्या इन चारों में से कोई मैच कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जिसमें बच्चे फंसते हैं, पूछे सर क्या है वो, हड़प्पा सभ्यता के लोग टाइगर से परिचित हैं, यानी टाइगर मिला है, जो पशुपतिनाथ की मोहर है उस पशुपतिनाथ की मोहर पर किसका चित्र है, टाइगर है, तो टाइगर के लिए तो हम कराएंगे राइट। लेकिन इस सभ्यता के लोग जिस एनिमल से बिल्कुल ही परिचित नहीं है वो है शेर, यानी शेर से तो ये परिचित ही नहीं है, जानते ही नहीं है शेर, इनको पता ही नहीं शेर होता है क्या। तो शेर और बाघ में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 4 पशुओं का चित्र नहीं मिलता, काऊ, हॉर्स है, लॉयन है, कैमल यानी गाय, घोड़ा, शेर और ऊंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, याद रखिएगा काऊ है, बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ये लाल रंग अब मुझे, तो याद रखिएगा इसका सीधा सा आंसर है ये लाल रंग, ठीक है, क्योंकि एक इसमें चुनना पड़ेगा, एक तो लाल है, ब्लू ग्रीन है, पांडु है और ब्लू है। तो मैं आपको बता देता हूं, हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला ले, ये है मृदभांड जिसे कहते हैं पॉटरी। क्या कहते हैं? पॉटरी। इसमें बस एक चीज और थी, पूछे क्या, लाल रंग का प्रयोग है और काले रंग की पट्टियां प्रयोग की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए किस रंग का प्रयोग हुआ है तो आपको बताना है लाल एवं काला, मतलब मूल रंग है लाल और काले रंग की उसमें पट्टियां बनाई गई थी सजावट के लिए, ये इस तरीके से। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप मेरे प्रश्न का आंसर दे पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। तो मैंने यहाँ पर लगभग आपको 10 क्वेश्चन समझाए, लेकिन 10 प्रश्नों को इस तरीके से बताया। एक और क्वेश्चन रह गया, माफी चाहता हूं। क्वेश्चन है वेयर आर द हॉर्स बोन्स ऑब्टेन्ड, यानी घोड़े की हड्डियां। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आने लायक है। इसको देख लेते हैं और इसका सही आंसर क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहां है? गुजरात में है, आपको याद रखना है। दूसरी खास बात, ये बंदरगाह है एक, यानी यहां से भी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है लोथल के अलावा। तीसरी खास बात है कि यहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। क्या मिली हैं? घोड़े की अस्थियां या हड्डियां कह लो, एक ही बात है। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है और बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो बंदरगाह का साक्ष्य और घोड़ियों की हड्डियों का साक्ष्य सुरकोतड़ा बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे लगता है अगर इस बार प्री में पूछा जाए तो ये भी प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको 10 क्वेश्चन करवाए और 10 क्वेश्चंस को समझाते हुए मैंने 10 क्वेश्चन और बता दिए होंगे। तो इस तरीके से 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बताने की। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल है और क्या ये सीरीज आपको मदद करेगी? जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना अच्छा वीडियो नेक्स्ट आएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड नमस्ते। थैंक यू।